हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 30 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से अवेल कर सकते हो इन दोनों को। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि ऐसी धातुएं जो कि रासायनिक रूप से मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह रिएक्ट करती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसी धातुओं को मेटलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। काफी लोगों ने फेरस आंसर भी दिया था। फेरस का मतलब होता है ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, उन्हें फेरस मेटल बोला जाता है। और नॉन फेरस ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है, उन्हें नॉन फेरस बोला जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है मेटलॉइड्स। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से नए सीडीएस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अगले सीडीएस बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। 40 साल इन्होंने इंडियन आर्मी में सर्विस दी है और उसके बाद ये 2021 में अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उस टाइम पर ये ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। मई 2021 में इनका रिटायरमेंट हुआ था। जो सीडीएस की पोस्ट है, ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड पोस्ट है तीनों डिफेंस सर्विसेज के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों को मॉनिटर और कंट्रोल करती है ये पोस्ट। अब इनके ऊपर जो बेसिक जिम्मेदारियां होंगी वो ये होंगी कि जितने भी सीमा से जुड़े हुए विवाद हैं, बॉर्डर से जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जुड़े हुए, उन सभी को सॉर्ट आउट करना जल्द से जल्द। इसके अलावा ये भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जब इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे, ये वर्ष था 1981। 1981 में 11 गोरखा राइफल्स में ये कमीशन हुए थे। ये सेम वही यूनिट है जिसमें सीडीएस विपिन रावत भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने अपने पिता सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज को सक्सीड किया है। इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला अजीज। तो ये इनके पिता हैं। तो अब ये पद से नीचे आ गए हैं और इनकी जगह पर इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। 37 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और यहाँ पे करेंसी चलती है रियाल। फलस्तीन की कैपिटल है रामल्ला। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि ये चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर फ्रीडम फाइटर और सोशल लीडर रह चुके बैरिस्टर नाथ पाई के ऊपर इस एयरपोर्ट का नाम रखेंगे? तो चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, ये महाराष्ट्र का एयरपोर्ट है और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं एक नाथ जी शिंदे। तो इनके द्वारा फैसला लिया गया है कि अब चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसको सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको? सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट। बट अब इसका नाम बदल दिया जाएगा और इनका पूरा नाम है बैरिस्टर नाथ बापू पाई। तो इनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। इनका जन्म 25 सितंबर 1922 में हुआ था। तो अब चल रहा है 2022। तो इस बार इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में इस एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। ये जो सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट है, ये बहुत पुराना एयरपोर्ट नहीं है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, मतलब इसका उद्घाटन मार्च 2019 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट हुए थे अभी हाल ही में, पिछले ही साल अक्टूबर 2021 में। तो जस्ट एक साल पहले ही ये ऑपरेशनल हुआ है और अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अप्रूवल दे दिया है टाइगर्स को बचाने के लिए बुंदेलखंड रीजन में टाइगर रिजर्व की स्थापना करेंगे? तो यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि एक नए टाइगर रिजर्व की स्थापना करी जाएगी। ये कहां पर करी जाएगी? तो ध्यान रखिए, बुंदेलखंड रीजन के अंदर चित्रकूट पड़ता है। क्या पड़ता है? चित्रकूट। ये अपने आप में यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इस रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में तब्दील कर दिया जाएगा। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब है तो यहाँ पर तरह तरह के जीव हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं। बट अब इसे पूरे तरीके से टाइगर रिजर्व में बदल दिया जाएगा और यहाँ के जो जीव जंतु और दूसरे पशु होंगे उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। यूपी में इससे पहले जो 3 टाइगर रिजर्व हैं, पहला जिसको बोलते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूसरा जो है ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका पीलीभीत में पड़ता है। और जो तीसरा है
इसको बोलते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये आपका पड़ता है बिजनौर में। बिजनौर मतलब समझते हैं ना, वेस्ट यूपी, मेरठ गाजियाबाद की तरफ। तो अब ये चौथा होगा टाइगर रिजर्व, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने दो कैटेगरीज एडवेंचर और टूरिज्म दोनों के क्षेत्र में पहला प्राइज अभी हाल ही में जीता है? तो भारत सरकार की तरफ से फर्स्ट प्राइज दिया गया है इस बार उत्तराखंड सरकार को। यूके गवर्नमेंट को यह प्राइज इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने पिछले सत्र में सबसे बेहतर कार्य किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। साथ में आप लोग आए दिन सुनते रहते हो कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, जिनके लिए बहुत सारा पर्यटन उधर की तरफ पलायन करता है। तो उत्तराखंड सरकार ने इसे बखूबी निभाया है और बहुत अच्छे से पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइज से सम्मानित इनको किया गया है। यह प्राइज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी हाल ही में 27 सितंबर को मनाया गया है, उसी दिन ये प्राइज वितरण किया गया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है इस टाइम पे गुरमीत सिंह। पिछले साल ही ये नए गवर्नर बने हैं उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? हमारे संविधान का आर्टिकल 76 हमें बताता है कि देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो अभी नए एजीआई के रूप में अपॉइंट किए गए हैं आर वेंकटरमणि। ये सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं। अगले 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। कल से 1 अक्टूबर से ये कार्यभार संभालेंगे और अगले 3 साल तक इस पोस्ट पर रहेंगे। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अपॉइंट किया गया है। आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैंने 15 सितंबर के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी अपॉइंट किए गए, कैंसिल कर दिया गया है। तो आप सीधे से वो सारा डेटा भूल जाइए और ये समझिए कि आर वेंकटरमणि जो होंगे ये नए एजीआई अब भारत के होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वैसे कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के ही द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और राष्ट्रपति के ही द्वारा तय किया जाता है कि ये कब तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे। ध्यान रखिए, इन्होंने के वेणुगोपाल को सक्सीड किया है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा था, लेकिन 3 बार उनका टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड किया गया था। तो अब वो 30 सितंबर को फाइनली, मतलब आज के दिन, वो रिटायर हो रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, आर वेंकटरमणि जो हैं ये भारत के कौन से एजीआई बने हैं? तो ये 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आया है, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट पोजीशन जिसने प्राप्त करी है आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 के लिए? यह अवार्ड इस राज्य सरकार को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबसे बेहतर दी है। तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 22,728 फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसके तहत यूपी रहा नंबर 1 पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा रहा है स्टेट, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश रहा है। तो ये लिस्टिंग है, आप इसे देख सकते हो। तो नंबर 1 पे यूपी को सरकार की तरफ से आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड ऐसी राज्य सरकारों को दिया जाता है जो कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। आयुष्मान भारत योजना का मेन उद्देश्य यह है, इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा हर एक गरीबी रेखा से नीचे जो भी फैमिली है, हर फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है प्रति वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज डे कौन से दिन मनाया गया? तो रेबीज दिवस मनाया गया 28 सितंबर को, परसों के दिन इसको मनाया गया, और इस बार 2022 की थीम रही रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। रेबीज एक तरीके की वायरल डिसीज है। ये ज्यादातर जो डॉग्स होते हैं, या फिर आप दूसरे एनिमल्स भी बोल सकते हो, तो स्पेशली आप बोल सकते हो जो डॉग्स हो गए या रैट हो गए, जैसे कि चूहे हो गए, उनसे भी रेबीज फैलता है। तो अगर ये इन्फेक्टेड हैं तो इनके जो सलाइवा होता है, जो इनकी लार होती है, इनसे भी ये इंसानों में फैल सकता है। तो इसीलिए जो डॉगीज होते हैं उन्हें वैक्सीनेटेड करा के रखना होता है, तो वरना यह बीमारी काफी घातक हो जाती है। इसके इनिशियल डेज में सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं कि इंसान कंफ्यूजन में रहने लगता है, फीवर बहुत ज्यादा आता है, वायरल होने लगता है, सर में दर्द होता रहता है, कई बार एक्स्ट्रा लार मुंह पे बनने लगेगी। ऐसे ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। एट द एंड अगर इसकी केयर ना करी जाए तो ये डेथ कॉज भी बन सकती है।
तो रेबीज डे इसलिए मनाया जाता है कि लोग अवेयर रहे इसके लिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा इसको पहली बार मनाया गया था। और ये एक तरीके से लुइस पास्चर को ट्रिब्यूट है। लुइस पास्चर पता है कौन है? ये इन्वेंटर हैं फर्स्ट इफेक्टिव रेबीज वैक्सीन के। मतलब पहली बार किसी ने इफेक्टिव रेबीज वैक्सीन अगर बनाया था तो वो लुइस पास्चर ही थे। और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है जिसके द्वारा इसे मनाया जाता है, उसकी स्थापना 1924 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर इसके ट्रैफिक को देखते हुए, यहां पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंट्रा सिटी हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई गई है। मतलब आपकी अगर फ्लाइट डिले हो रही है तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस भी आप ले पाओगे। तो ये है बैंगलोर। बैंगलोर का जो रश है, जो ट्रैफिक है, वो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड है पूरे भारत में। इस चीज को देखते हुए बैंगलोर का जो कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई गई है। जो सफर तय करने में आपको 2 घंटे का समय लगता था, मतलब आप मान लीजिए कि बैंगलोर की एक लोकेशन से आप एयरपोर्ट तक 2 घंटे में अगर पहुंच रहे हो, मात्र ये आपको 12 मिनट में पहुंचाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको सिटी में छोड़ने के लिए भी है और सिटी से एयरपोर्ट लाने के लिए भी है। इसकी शुरुआत आने वाले 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है और ये फैसिलिटी जो होगी ये सप्ताह में 5 दिन आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ये एक कंपनी है हिताची, जिसको तो आप जानते ही होंगे। इसके एसी आते हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। तो हिताची के साथ एक नाम है एस्टिमो। तो हिताची एस्टिमो जो है ये एक दूसरी कंपनी है, ये हिताची की सब्सिडरी है। इनके द्वारा कितनी कैपेसिटी का भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया है, और ये इंस्टॉल किया गया है जलगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो इन्होंने जो अभी सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है ये 3 मेगावाट का है। और इसकी खास बात यह है कि इस पूरे प्लांट में 7,128 सोलर पैनल्स हैं और 10 इन्वर्टर्स हैं। इसको 43,301 स्क्वायर मीटर एरिया में स्थापित किया गया है। सवाल यह है कि जलगांव कहाँ पड़ता है? जलगांव महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जलगांव प्लांट में अब पूरे तरीके से इस प्लांट को सोलर पैनल बेस्ड इस कंपनी के द्वारा कर दिया गया है। ये कंपनी और भी कई सारे क्षेत्रों में कार्य करती है, जैसे कि ये 3 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, उनके ब्रेक सिस्टम भी बनाती है। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों ही ये बनाती है। और हिताची की तो सब्सिडरी है ही है, तो आपको पता ही है टेक्नोलॉजी में भी इनका हाथ है। बाय द वे, हिताची एस्टेमो जो है इसकी स्थापना अभी हाल ही में 2021 में करी गई है। बिल्कुल नई कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, इकरा जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा 2022 से 23 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? इकरा ने प्रिडिक्शन दिया है 7.2% का। कल और परसों दोनों वीडियो में मैंने आपको ये प्रिडिक्शंस बताई हुई हैं अदर कंपनीज की, जैसे कि एसएनपी की मैंने आपको बताई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसा डेटा है जो कि अगर आप डेली के करंट अफेयर पढ़ के सिर्फ ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये चीज़ें स्किप हो जाएंगी। इन चीज़ों को आप नोट कर लिया करें। आप एक कॉपी बनाइए, जैसे कि मैं ये जो प्रिडिक्शन बताता हूँ जीडीपी के डेली के, तो बस आपका क्या करना है, डेली का देखा, 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, वो आपको नोट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पास नोट्स मेंटेन होते चले जाएंगे। जब एग्जाम आएगा तो एक तरफ से आपको सारी कंपनीज मिल जाएंगी कि कौन सी कंपनी ने कितना प्रिडिक्शन दिया था, आप उसे पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में आंसर लगा के आ जाएंगे। तो स्मार्टली स्टडीज करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और कहीं पर भी नोट्स नहीं बना रहे हैं। जो आपको बिल्कुल जरूरत की चीजें लगे उनको नोट डाउन तुरंत करिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कौन से दिन मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे इसको बोलते हैं। यह दिवस कल के दिन मनाया गया 29 सितंबर को। इस बार 2022 की थीम थी यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जिसके द्वारा इसको पहली बार बनाया गया था, इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे इतिहास से है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड में जो एग्रीकल्चर को मॉनिटर करने वाला जो अधिकारी हुआ करता था, जो सुप्रिटेंडेंट या आप अधीक्षक बोल सकते हो हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा आज आखिरी दिन है, 30 सितंबर है, ये ऑफर आज ही तक का था,
तो आप इसको अवेल कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। वरुण 777 डिस्काउंट कोड अगर आप लगाते हैं तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मेरा एक नया बैच 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस में। इस बैच की खास बात है कि इसमें मैं नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर पूरे डिस्कस करूंगा आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए। मतलब आपको टेंशन फ्री हो जाना है। एक साल से ज्यादा के करंट अफेयर आपको ऐसे पढ़ा के और रटा के मैं भेजूंगा कि उसके लिए तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस बैच को ज्वाइन तो कर ही सकते हो। इसके अलावा दोपहर में 3 बजे जीएसजीके का फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैं सब कुछ आपकी कवर कर रहा हूँ। फिलहाल अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।